हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स का जो स्टोन जो हमारा कंप्लीट हो गया था चैप्टर, उसी का हम लोग डिस्कशन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी उम्मीद है कि बच्चे जो हैं वो अच्छे से रिवीजन किए होंगे ना। जो अच्छे से रिवीजन किया होगा उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है ये डिस्कशन क्लास। तो इसमें हम आपको सिर्फ मोटे तौर पे बताएंगे उनके बारे में, कौन कौन से राग कहाँ पाए जाते हैं ना, कौन कौन से राग किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं, या प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स क्या हैं, कैसे, सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे सिर्फ मोटे तौर पर। जिन लोगों ने पढ़ के आया उनके लिए बहुत ही ये क्लास फायदेमंद रहेगा। तो बड़े ही आराम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था उसी तरह से हम लोग एक बार याद करते हैं। तो एक बार माँ सरस्वती का नाम लीजिए और चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोन। स्टोन स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना बहुत ही जरूरी है बच्चों कि हम लोग स्टोन क्यों पढ़ते हैं। स्टोन जो हमारा चैप्टर है बिल्डिंग मटेरियल में, इसको क्यों पढ़ते हैं। तो यार इसके बारे में पता होगा ना कि इसका यूज यहाँ करते हैं इंजीनियरिंग वर्क में, इसलिए इसके बारे में पढ़ना उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना कि इसका यूज है। तो सबसे पहले एक मोटे तौर पे हेडिंग हो जाएगी यूज ऑफ स्टोन। तो यूज ऑफ स्टोन मतलब यूज स्टोन का कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो ऐसे आप बताएंगे कि डैम बनाने में, अग्निरोधी वाल बनाने में ना, रेलवे पटरियों पर बैलास्ट के रूप में ना, उसका ग्रेनाइट का हो सकता है, नीस का हो सकता है, बेसाल्ट, जितनी भी स्ट्रेंथ जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो वैसे मेटल्स बैलास्ट के रूप में ना, नीस हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा, साइनाइट हो जाएगा, इन सब का हम लोग बैलास्ट के रूप में रेलवे ट्रैक पे करते हैं ना। छतों में पटरियों के रूप में आप लोगों ने देखा होगा, पुराने जमाने के मकानों में पटरियों के रूप में ही स्टोन का छत बनाता है ना। सीढ़ियों के स्टेप बनाने में स्टोन का यूज कर सकते हैं, फर्श बनाने में स्टोन का यूज कर सकते हैं, और रोडों पे आप लोगों ने देखा होगा साइड सांकेतिक चिन्हों के लिए, और रोड पे साइड के किनारों में यूज कर सकते हैं। तो इतने जगह पे हम लोग यूज करते हैं स्टोन का। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्टोन स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोन का इस जगह पे हम लोग देखा कहाँ कहाँ पे यूज किया। अब ये स्टोन हमको मिलेगा कहाँ से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा स्टोन होता है ना, हमको रॉक से मिलता है। यानी कोई एक रॉक होगी, वहां से हम लोग तोड़ के स्टोन ले लेंगे, और जैसे हमको स्टोन प्राप्त होगा तो जो रॉक होगी, रॉक कैसे बनेगी, रॉक मिनरल्स से मिलके रॉक बनी होगी। जो हमारा रॉक मिनरल्स होगा ना, वो मिलके बनाएगा रॉक को, और जैसे ही रॉक बनेगा, रॉक से हमको स्टोन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि रॉक मिनरल्स से रॉक बनेगा और रॉक से स्टोन मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। तो आगे देखते हैं रॉक मिनरल्स क्या है। बच्चों, रॉक मिनरल्स जो होते हैं ना, वो खनिज जैसे कह सकते हैं, या मिनरल्स, नाम से ही खनिज है। वो ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनसे मिलके रॉक का निर्माण होता है। मतलब रॉक जो बना होगा वो किसी न किसी मिनरल से मिलके ही बना होगा। तो कह सकते हैं कि रॉक मिनरल्स वे मिनरल्स होते हैं जिनसे मिलके रॉक का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि मिनरल्स कौन कौन से हैं। तो देखो, ऐसे तो बहुत टाइप्स के मिनरल्स हैं। मिनरल्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानने की जरूरत है, बस इतना जानना है कि कौन से मिनरल्स किस रॉक में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ना कि मिनरल्स जो पाए जाते हैं, कौन से रॉक में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि मिनरल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो रॉक मिनरल्स हैं, रॉक मिनरल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पहले हम लोग क्या जाने, रॉक मिनरल्स। तो अगर कोई पूछेगा रॉक मिनरल्स क्या है, तो तुरंत आपका जवाब होना चाहिए कि यार रॉक मिनरल्स से तो बनेगा रॉक, रॉक से मिलेगा स्टोन। तो यानी रॉक मिनरल्स वे मिनरल्स होते हैं जिनसे मिलकर रॉक का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर। अब रॉक मिनरल्स ने दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं, यानी दो पार्ट में उसको बांटा गया है। रॉक मिनरल्स को दो पार्ट में बांटा गया। कौन कौन से? एक मोनोमिनरलिक रॉक और एक पॉलीमिनरलिक रॉक। मोनोमिनरलिक रॉक मतलब जिन चट्टान का निर्माण एक प्रकार के मिनरल से होता है, यानी जिन रक्षा चट्टान में एक प्रकार से मिनरल्स मिलके उस चट्टान का निर्माण करते हैं, उनको मोनोमिनरलिक रॉक कहते हैं। पॉलीमिनरलिक रॉक मतलब जिस चट्टान का निर्माण एक से ज्यादा मिनरल्स मिलके करते हैं, उनको कहते हैं पॉलीमिनरलिक रॉक। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद हमको जानना है कि जो मिनरल्स होते हैं वो किस रॉक में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इग्निशियस रॉक में पाए जाने वाले मिनरल्स के बारे में। तो यहाँ पे आपका हेडिंग रहा होगा
इग्निस मतलब मिनरल्स इन सेडिमेंट्री रॉक, मतलब सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाने वाले मिनरल्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगाइड हो गया पहला, इसके बाद क्लोराइट हो गया, फेल्सपार हो गया ना, हॉर्नब्लेंड हो गया, माइका हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ऑल्वाइन हो गया। इतने मिनरल्स हैं जो पाए जाते हैं इग्निशियस रॉक में। अब इसके बारे में तो आपको लेक्चर में बताया गया होगा ना कि जो क्लोराइड होता है ग्रीन कलर का होता है, अगाइट क्या होता है, उसकी हार्डनेस क्या होती है ना, क्वार्ट्ज की हार्डनेस क्या होती है, ऑल्वाइन क्या है, कैसा सब, ऑल्वाइन पतले सेक्शन में कैसा दिखता है, ये सब आपको नोट्स में आपको लिखाया गया। लेकिन हम लोग को बस ये जानना है कि ये सब मिनरल्स हैं जो इग्निशियस रॉक में पाए जाते हैं। ऐसे ही पूछ देगा कि इग्निशियस रॉक में पाए जाने वाले मिनरल्स निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्या बताओगे, आपको उदाहरण दे देगा, अगाइट दे दिया ना, इधर दे देगा कैल्साइट, डोलोमाइट और जिप्सम। तो क्या बताओगे इग्निशियस रॉक में पाए जाने वाले मिनरल्स कौन से हैं? तो यार अगाइट है, अगाइट है। तो इसीलिए हमको ये याद करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या पढ़ा, अगाइट के बारे में जाना, हॉर्नब्लेंड के बारे में जाना, फेल्सपार के बारे में जाना, क्लोराइट के बारे में जाना। हाँ, फेल्सपार को ये आर्थो क्लास और प्लाजियो क्लास के नाम से जाना जाता है। इसके बाद माइका को जाना, जो ब्लैक माइका होगा उसको हम लोग बायोटाइट बोलेंगे, जो व्हाइट माइका होगा उसको पोटास माइका बोलेंगे। इसके बाद क्वार्ट्स के बारे में जाना, क्वार्ट्स की हार्डनेस 7 होती है, ठीक, क्वार्ट्स। इसके बाद ऑल्वाइन, ये सब इग्निशियस रॉक के मिनरल्स हैं ना, इग्निशियस रॉक में पाए जाते हैं। इसके बाद अब हम लोग को जाना है मिनरल्स इन सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाने वाले मिनरल्स। तो सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाने वाले मिनरल्स कौन कौन से? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाने वाले मिनरल्स है कैल्साइट हो गया ना, मैग्नेसाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया ना, जिप्सम हो गया, एनहाइड्रेट हो गया, एटिस इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब मिनरल सेडिमेंट्री रॉक के हैं। तो अगर इतना हम लोग को पता होगा तो हम एक बता सकते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स किस रॉक में पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा रॉक मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, और कहाँ पाए जाते हैं ये मिनरल्स, किस रॉक में पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। थोड़ा चाय दे दो, ठीक। तो इतनी बात हम लोगों को क्लियर है। अगर क्लियर है तो अब आगे चलते हैं। तो बच्चों बहुत ही स्लोली डिस्कस कर रहे हैं, यही सब है आपके बुक में। आप लोग बुक खोल के भी बैठे, जो हम लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं उसमें भी आप लोग देखते चलें। और इसी तरह बिल्कुल आपको जैसे हमको याद है उसी तरह आपको भी याद होना चाहिए, बिल्कुल कोई इसमें समझौता नहीं, ठीक। तो अब बात करेंगे कि हम लोगों ने मिनरल्स के बारे में जान लिया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में हमको जानना है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, तो मोटे तौर पे जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक को 3 टाइप में डिवाइड किया गया, यानी 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में पहला जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन, और तीसरा जो है आपका वो फिजिकल क्लासिफिकेशन। इतनी बात क्लियर है? देखो 3 टाइप से उसको डिवाइड किया गया है, यानी क्या 3 टाइप में जो है हमारा जियोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। जियोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? तो हम जानेंगे कि जियोलॉजिकल, देखो इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत भी कुछ टाइप्स हैं, उसके भी टाइप्स हैं और उसके भी, यानी तीनों के, यानी जियोलॉजिकल के भी कुछ टाइप्स हैं। जियोलॉजिकल में हम जैसे ही बात करेंगे इसमें इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक आ जाएगा। केमिकल में बात करेंगे तो आर्जिलिशियस, सिलिशियस और कैल्केरियस आ जाएगा। जैसे ही हम बात करेंगे फिजिकल में तो आ जाएगा स्ट्रेटिफाई, अनस्ट्रेटिफाई, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। काफी फास्ट हो गए। अच्छा चलो शुरू से सुनते हैं, स्लोली सुनते हैं। जियोलॉजिकल के अंतर्गत इग्निशियस रॉक मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक मिलेगा और मेटामॉर्फिक रॉक मिलेगा। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमको रॉक को हम लोग डिवाइड करेंगे तो आर्जिलिशियस रॉक ना, सिलिशियस रॉक और कैल्केरियस रॉक, 3 रॉक। फिजिकल में स्ट्रेटिफाई, अनस्ट्रेटिफाई, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन है कि ओरिजिन के आधार पे, यानी जो हमारा रॉक है ना वो ओरिजिन के आधार पे इसकी उपलब्धता जो उपलब्ध होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकल, यानी सोर्स के आधार पे ना। तो उसमें हमारा इग्निशियस रॉक आएगा, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो पढ़ना हमको इग्निशियस रॉक का। इग्निशियस रॉक मतलब अग्नेय चट्टान। इग्निशियस रॉक मतलब अग्नेय चट्टान।
अग्नि चट्टान। अब देखो इग्निशियस रॉक, रॉक तीन टाइप, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। अब इग्निशियस रॉक, जो वे रॉक जो मैग्मा के कारण धरती, मतलब धरती पे या अर्थ पे क्या होती है, सतह से ऊपर या सतह से नीचे। मैग्मा फटता है तो धरती सब सतह से ऊपर, ग्राउंड लेवल से ऊपर भी फटेगा, ग्राउंड लेवल से नीचे भी रहेगा। तो इस हिसाब से इग्निशियस रॉक को ही हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइमरी रॉक ना, इरिप्टिव रॉक और या अनस्टैटिफाइड रॉक। इग्निशियस रॉक के तीन नाम है, इग्निशियस रॉक के तीन नाम है, प्राइमरी, अनस्टैटिफाई और इरिप्टिव। समझ में इतनी बात। तो अब इग्निशियस रॉक ना, अब जो इग्निशियस रॉक है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। कुछ मैग्मा के जो घटक होंगे वो कुछ तो ऊपर आके फटेंगे, तो जो ऊपर फटेगा उसको इंट्रूसिव रॉक के नाम से जाना जाएगा, और जो पृथ्वी सरफेस से नीचे उसको एक्सट्रूसिव के नाम से जाना जाएगा। तो इंट्रूसिव को ही वोल्केनिक रॉक के नाम से जानते हैं हम लोग, इंट्रूसिव को ही वोल्केनिक रॉक के नाम से जानते हैं या इफ्यूक्सिव के नाम से जानते हैं। तो इसमें कुछ उदाहरण है किसके, वोल्केनिक रॉक के। वोल्केनिक रॉक के क्या उदाहरण, आपका वोल्केनिक रॉक का है बेसाल्ट, ट्रैप, प्यूमाइस, स्कोरिया, रियोलाइट, एंडेसाइट, फेल्सपार, ऑब्सिडियम। ये उदाहरण बच्चों आपको बिल्कुल याद होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वो भी ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रॉक इग्निशियस रॉक का जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत है, या फिर केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत है, या फिर फिजिकल क्लास। तो अगर आपको रॉक याद होगा कि कौन सी रॉक कहाँ पाई जाती है, किस रॉक में पाई जाती है, या जियोलॉजिकल में क्या है, केमिकल में को कहाँ पे रखा गया, इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं वोल्केनिक रॉक। तो वोल्केनिक रॉक हम लोगों ने अभी बताया, वोल्केनिक रॉक क्या, बेसाल्ट, ट्रैप, प्यूमाइस, स्कोरिया, रियोलाइट, एंडेसाइट, फेल्सपार, ऑब्सिडियम। ये सब जितने भी हमारे रॉक है ना, ये सब इग्निशियस रॉक के इंट्रूसिव रॉक हैं, इंट्रूसिव रॉक। अब बात करना है एक्सट्रूसिव रॉक। देखो पृथ्वी सरफेस से ऊपर हो गया तो इंट्रूसिव हो गया, पृथ्वी सरफेस से नीचे कम गहराई में अगर हुआ तब भी वो एक्सट्रूसिव है, बट एक्सट्रूसिव में हाइपरबेसल है। जो कम गहराई में होगा वो हाइपरबेसल होगा, जो अधिक गहराई में होगा यानी कंसिडरेबल डेप्थ में जो होगा वो हमारा हो जाएगा प्लूटोनिक या डीप सीटेड रॉक। ओके, तो जो ये एक्सट्रूसिव है, एक्सट्रूसिव में हाइपरबेसल रॉक के उदाहरण क्या क्या लिखवाए थे, डियोराइट, नॉट सॉरी क्या लिखवाए थे, डोलोराइट, डायाबेस, माइक्रोग्रेनाइट और डियोराइट, माइक्रोडियोराइट। ओके, यानी डोलोराइट, डायाबेस, डोलोराइट या डायाबेस, माइक्रोग्रेनाइट और माइक्रोडियोराइट। अब देखो जो ये डायाबेस का साउंड होता है या जो डोलोराइट का जो साउंड होता है वो साउंड होता है रिंगिंग साउंड या म्यूजिकल साउंड होता है। इतनी बात क्लियर है क्या? अब देखते हैं आगे। तो अभी हमारे कौन से रॉक थे, हाइपरबेसल थी। अब इसी में पढ़ना है हमको डीप सीटेड रॉक या प्लूटोनिक रॉक। तो डीप सीटेड रॉक, जैसे डीप सीटेड रॉक आएगा मतलब अधिक गहराई में, यानी पृथ्वी सरफेस ग्राउंड लेवल से तो नीचे रहेगा लेकिन अधिक गहराई में रहेगा, तो इसलिए वहां पे जो ठंडा होने की दर है ना, अच्छा ऊपर ज्यादा ठंडा होगा कि नीचे? आपको पता है नीचे कम ठंडा होगा, यानी काफी टाइम में, और ऊपर बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो इसको जल्दी, यानी तो ऊपर का जो रेट ऑफ कूलिंग है ना वो हाई होने के कारण जो ऊपर जो इंट्रूसिव रॉक का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो वेस्कुलर होता है, हनी कैम्ड वेस्कुलर फाइन ग्रेनेड। लेकिन जो जो प्लूटोनिक रॉक का जो स्ट्रक्चर होगा वो कोर्स ग्रेनेड, क्योंकि इसकी रेट ऑफ कूलिंग जो है वो काफ़ी लेट यानी काफ़ी स्लो होने के कारण। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमको बात करना है सेडिमेंट्री रॉक का। सेडिमेंट्री रॉक तीन टाइप में डिवाइड किया गया है ना, सेडिमेंट्री रॉक को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक, ऑर्गेनिक डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक और फ्रेगमेंटल रॉक या मैकेनिकल डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक इग्निशियस रॉक को हम लोग पता चल गया कि मैग्मा के फटने के कारण जो हमको प्राप्त होता है ऊपर या नीचे, और उसके हिसाब से उसको बांट। लेकिन जो सेडिमेंट्री रॉक है ना, इसी इग्निशियस रॉक के वेदरिंग के कारण, वेदर्स पार्टिकल
पानी के साथ या हवाओं के साथ ट्रांसपोर्टेट होकर नदियों से होते हुए समुद्रों में जाके अवसादित होते हैं, उन्हीं को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जाना जाता है। जो सेडिमेंट्री रॉक होती है ना, 3 टाइप्स होते हैं, तो उसमें उनको पढ़ना है केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक, केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक, ऑर्गेनिक डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक और मैकेनिकल डिपॉजिट सेडिमेंट्री। केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक के उदाहरण हम लोग लिखवाया था, इसके बारे में बस उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो रॉक के बारे में पूछेगा ना, तो ये हमको पता होना चाहिए कि केमिकल डिपॉजिट मतलब ये केमिकल क्लासिफिकेशन में किसके अंतर्गत है। तो केमिकली डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत हमारा आ जाएगा जिप्सम आ जाएगा, एनहाइड्रेट आ जाएगा, एनहाइड्रेट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, लाइम और टोपस, लाइम और टोपस, लाइम और टोपस। लाइम और टोपस। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे तुरंत लाइम और टोपस के बाद हम लोग तुरंत बात करेंगे ऑर्गेनिक डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक। ऑर्गेनिक डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक, ऑर्गेनिक डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक के हमारे क्या उदाहरण है? तो ऑर्गेनिक डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक, ऑर्गेनिक डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक नाम से क्लियर हो रहा है कि समुद्री पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के अवशेषों के अकुमुलेशन होने से यानी इकट्ठा होने से बने सेडिमेंट्री रॉक को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक। तो इसमें हमारा हो जाएगा लाइमस्टोन हो जाएगा, सेल हो जाएगा, लिग्नाइट हो जाएगा, कोल हो जाएगा, ट्राइपोलिक हो जाएगा ना, ट्राइपोलिक के बाद हमारा हो जाएगा, ट्राइपोलिक के बाद डायटोमाइट हो जाएगा, डायटोमाइट के बाद हमारा कंकड़ हो जाएगा, etc ना। इतने हमारे ऑर्गेनिक डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक हो जाएंगे। अब इसके बाद हमको बात करना फ्रेगमेंटल। फ्रेगमेंटल क्या है? क्या है? अरे यार सेडिमेंट्री के ही क्या है? टाइप्स है, ठीक। फ्रेगमेंटल में बात करना है। फ्रेगमेंटल में हमारा हो जाएगा सैंडस्टोन हो जाएगा, कैंग्लोमेरेट हो जाएगा, ब्रेसिका हो जाएगा, लेटेराइट हो जाएगा, etc हो जाएगा। इसके बाद बेटा तुरंत हम लोग को आना है, यहाँ से हमारा खत्म हो जाएगा। अब मेटामॉर्फिक में हम लोग प्रवेश कर गए। अब मेटामॉर्फिक क्या है? मेटामॉर्फिक कहेंगे कि ये तो जियोलॉजिकल का ये तीसरा टाइप है ना, जियोलॉजिकल का, जियोलॉजिकल, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अब इसमें पढ़ना है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक देखो क्या आपके कैसे रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? तो कहेंगे कि इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक के प्री एग्जिटिंग के कारण, प्री एग्जिटिंग मतलब हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक का ना रूप बदलने के प्रोसेस को, रूप बदलने के प्रोसेस को यानी रूप जो बदलता है, जिस कारण रूप बदलता है उसी को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, यानी प्री एग्जिटिंग रॉक होती है। यानी कि इग्निशियस रॉक ही रहेगी या सेडिमेंट्री रॉक के हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण काया चेंज होने से बने रॉक को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और जो मेटामॉर्फिक रॉक होगा ना, मेटामॉर्फिक रॉक, उसको हम लोग 2 टाइप में डिवाइड किया, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। लेकिन उससे पहले में कुछ और टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है कि जब मेटामॉर्फिक रॉक होती है ना, वो हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण जो इग्निशियस सेडिमेंट्री रॉक का रूप जो बदलने का जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। यहाँ पे क्लियरिटी होनी चाहिए आप लोगों में कि मेटामॉर्फिक मतलब कायांतर चट्टान जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री से मिल के बनेगी वो तो हमारी मेटामॉर्फिक हो जाएगी। लेकिन जो ये मिलकर जो बन रहा है उसके बीच में जो प्रोसेस हो रहा है ना, कि इग्निशियस सेडिमेंट्री से मिल के जो प्रोसेस हो रहा है चेंज होने का, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। और जो हमारा मेटामॉर्फिज्म है ना, वो 4 टाइप का होता है मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म, कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म और डायनामो मेटामॉर्फिज्म, और चौथा होता है हमारा प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म जो हमारा बेटा थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है उसमें टेम्परेचर मुख्य प्रिडोमिनेंट होता है, टेम्परेचर मुख्य प्रिडोमिनेंट होता है, प्रिडोमिनेंट होता है टेम्परेचर। लेकिन जो हमारा कैटाक्लास्टिक होता है, कैटाक्लास्टिक में हमारा प्रेशर प्रिडोमिनेंट होता है। लेकिन जो मेटामॉर्फिज्म होता है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों मुख्य प्रेडोमिनेंट होता है। लेकिन जो हमारा प्लूटोनिक होता है ना, इसमें प्रेशर, वो भी प्रेशर लगने के प्रोसेस, कोई होता है कि यूनिफॉर्म प्रेशर लगता है, कोई डायरेक्ट प्रेशर लगता है। तो जो डायरेक्ट प्रेशर लगेगा उसको हम लोग बोल देंगे तुरंत फोलिएटेड, जो यूनिफॉर्म प्रेशर लगेगा उसको हम लोग बोल देंगे क्या? नॉन फोलिएटेड। तो इस प्रकार से हम लोग जाना है कि जो
मेटामॉर्फिक रॉक है वो दो टाइप हो गया, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। इसका उदाहरण देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोलिएटेड रॉक में हमारा आ जाएगा नीस आ जाएगा, चिस्ट आ जाएगा, स्लेट आ जाएगा और फाइलाइट आ जाएगा। नॉन फोलिएटेड में हमारा आ जाएगा सर्पेंटाइन हो जाएगा, क्वार्टाइज हो जाएगा और मार्बल हो जाएगा। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से कोई आपको एक तरह से क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई दे देगा कि नीस बताओ, नीस कौन सी रॉक है, तो आपको तुरंत बताने कि यार नीस यानी ये तो मेटामॉर्फिक रॉक है। अगर यही हम पूछ देंगे कि ग्रेनाइट का जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, या जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन सी रॉक है, किसकी बात करेंगे, ग्रेनाइट की, तो यार हम सोचेंगे ग्रेनाइट जो है वो तो यार क्या है, प्लूटोनिक रॉक है। तो प्लूटोनिक रॉक किसके अंतर्गत, इग्निशियस के। इग्निशियस के कौन से, तो कहोगे यार ये तो एक्सट्रूसिव है। तो बेटा जब तक ये उदाहरण नहीं क्लियर होगा तब तक आप इसको क्लियर ही नहीं कर पाओगे कि ये कौन सी रॉक है। तो इस प्रकार बता देंगे कि जो ग्रेनाइट है वो इग्निशियस रॉक का, एक्सट्रूसिव रॉक का, प्लूटोनिक रॉक है। बात क्लियर। अगर इसमें पूछ देगा कि जो हमारा सेल है इसको केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कहाँ रखा गया है, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत सेल को, तो यार ये तो आर्जिलिसियस है कि कैल्केरियस है कि क्या है, कि सिलिसियस है। तो आपको सोचना नहीं चाहिए, तुरंत बताना चाहिए कि सर ये क्या है, ये तो आर्जिलिसियस है। इस प्रकार से बताओगे ना जब पढ़ोगे तब। तो आगे यहाँ तक हम लोग जान लिए। अब हमको अगला जो स्टेप चलना है वो हमको चलना है किस पे, केमिकल क्लासिफिकेशन। कहाँ पे, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखो बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन में 3 टाइप होते हैं। वो होता है आर्जिलिसियस रॉक, सिलिसियस रॉक और कैल्केरियस रॉक, बताए थे। अब इसके बारे में इसका उदाहरण जान लेते हैं। जो आर्जिलिसियस रॉक होती है ना, उनमें क्या होता है, जो सिलिसियस रॉक, पहले सिलिसियस रॉक पढ़ लेते हैं या फिर आर्जिलिसियस ही पढ़ लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे, या कोई भी बात नहीं, जैसे मन तैसे पढ़ो, लेकिन आर्जिलिसियस या सिलिसियस या कैल्केरियस बस आपको पता होना चाहिए। तो सिलिसियस रॉक के बारे में जानते हैं, जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, तो उसको बोलते हैं सिलिसियस रॉक। अब सिलिसियस रॉक के उदाहरण, सिलिसियस रॉक के उदाहरण, तो सिलिसियस रॉक के उदाहरण हो जाएगा आपका ग्रेनाइट, साइनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, क्वार्ट्ज, नीस और क्वार्ट्जाइट रहेगा, क्वार्ट्जाइट, नीस, सैंडस्टोन, इतने हमारे हैं। ये आर्जिलिसियस, ये सिलिसियस रॉक है। कौन सा रॉक है, सिलिसियस। सिलिसियस रॉक कौन कौन से हैं, बेसाल्ट, ग्रेनाइट ना, ग्रेनाइट, साइनाइट, ट्रैप ना, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट और नीस, सब क्या है हमारे, ये हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये हमारे हैं सिलिसियस रॉक। अब आर्जिलिसियस रॉक के बारे में जाना। आर्जिलिसियस रॉक जिनमें एल्यूमिना की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी एल्यूमिना यानी जो क्ले होती है उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, तो उसको हमको बोलते हैं आर्जिलिसियस रॉक। इस प्रकार की रॉक में आ जाएगा हमारा क्या, सेल आ जाएगा, स्लेट आ जाएगा ना, सेल, स्लेट, कोल लाइन, मड स्टोन और लेटेराइट, इतने आएंगे हमारे आर्जिलिसियस रॉक। अब कैल्केरियस रॉक जिनमें लाइम की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं लाइम स्टोन हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, डोलोमाइट हो जाएगा, मार्ल हो जाएगा, मार्बल, सेल, कंकर, इटसे, ये सब क्या है, इन सब में लाइम की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो यहाँ ले हम लोग देख लिया कि हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन भी समाप्त हुआ। अब रह गया जो हमारा वो फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमको देखना है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या देखना है, फिजिकल क्लासिफिकेशन को 4 टाइप से हमको डिफाइन किया गया है। वो स्ट्रैटिफाइड रॉक, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक और फोलिएटेड रॉक और नॉन फोलिएटेड रॉक। तो स्ट्रैटिफाइड रॉक मतलब वे रॉक जिनको परतों के रूप में अलग नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अनस्ट्रैटिफाइड रॉक। जिनको परतों के रूप में अलग किया जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड रॉक। तो जितने भी इग्निशियस रॉक हैं, हमेशा याद रखना, जितने भी इग्निशियस रॉक हैं वो अनस्ट्रैटिफाइड रॉक होते हैं, उनके परतों के रूप में अलग नहीं कर सकते। जैसे पढ़े थे उधर ग्रेनाइट, साइनाइट, ये सब क्या है, सब इग्निशियस रॉक है, सब लेयर के रूप में, परतों के रूप में अलग नहीं हो सकते। लेकिन जितने भी सेडिमेंट्री रॉक होंगे उनको स्ट्रैटिफाइड रॉक भी बोलते हैं, तो इसलिए उनको परतों के रूप में अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पे तो इग्निशियस रॉक के सारे उदाहरण डाल दोगे तो वो फिट हो जाएंगे, और सेडिमेंट्री रॉक के जितने भी उदाहरण होंगे वो यहाँ पे रख दोगे तो अनस्ट्रैटिफाइड रॉक हो जाएगा।
फोलिएटेड रॉक का, मेटामॉर्फिक रॉक के, फोलिएटेड रॉक सारे यहाँ पे हो जाएंगे, नॉन फोलिएटेड भी यही हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोगों का जी क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक भी खत्म हुआ। अब देखा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा एक मोटे तौर पे लगे। हम लोग पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में जियोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। जियोलॉजिकल में इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, लेकिन जो केमिकल में आर्जिलिशियस, सिलिशियस, कैल्केरियस। इसके बाद यहाँ पे कहाँ पे फिजिकल, फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड, स्ट्रेटिफाई और अनस्ट्रेटिफाई। अब यहाँ से हम लोग का क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हमको ये करना है कि रॉक जो हमको स्टोन चाहिए था, उस स्टोन को लेने के लिए कुछ सम इम्पोर्टेंस टर्म्स हैं, जिसके से कारण इसको हम बोलते हैं या तो क्वेरी करेंगे या फिर ड्रेसिंग करेंगे। इसके लिए सम इम्पोर्टेंस टर्म यूज करना, वो यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्वेरी क्या होता है। क्वेरी कुछ नहीं होता है, वो रॉक के एक्सपोज फेस से, रॉक के एक्सपोज फेस मतलब कोई एक विशाल संरचना की रॉक होगी तो उसको क्या बोलेंगे, वो रॉक है यानी वो चट्टान, उस चट्टान से छोटे छोटे पार्ट में हम लोग स्टोन प्राप्त कर लेते हैं, यानी उसकी क्वेरी करते हैं। तो वही कह सकते हैं कि रॉक के एक्सपोज फेस से तोड़कर स्टोन प्राप्त करने के प्रोसेस को क्वेरी कहते हैं ना, क्वेरी कहते हैं। अब क्वेरी के बाद तुरंत ड्रेसिंग करेंगे, क्वेरी के तुरंत बाद ड्रेसिंग करेंगे। तो ड्रेसिंग क्या है, यानी रॉक के यानी चट्टान को निश्चित सेफ और सरफेस प्रदान करने के प्रोसेस को ड्रेसिंग कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं। इसके बाद क्वेरी सेप भी होता है। तो क्वेरी सेप क्या है, वो जो चट्टान हम शुरू में तोड़ते हैं उसमें कुछ न कुछ नमी होती है, उसी नमी को क्वेरी सेप कहते हैं, मॉइस्चर को। तो रॉक में उपस्थित मॉइस्चर को ही क्वेरी सेप बोला जाता है। इसके बाद सीजनिंग क्या होता है, सीजनिंग में इसी क्वेरी सेप को दूर करने के प्रोसेस को सीजनिंग कहते हैं। मोटे तौर पे इतना ही समझना, यही होता ही है। अगर सीजनिंग की बात आएगी तो तुमको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यार सीजनिंग मतलब कि जो हमारा रॉक है ना, उसमें कुछ न कुछ नमी है, उस नमी को दूर करने के प्रोसेस को सीजनिंग कहते हैं। और सीजनिंग के लिए 6 से 12 महीने तक रॉक को खुले एटमॉस्फेयर में रख दिया जाता है, जिससे वो सीजनिंग हो जाती है और जो हमारा रॉक होता है ना कठोर हो जाता है, ड्यूरेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, जो उसका वातावरण का जो सहने का प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है ना, यानी वियरिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब क्वेरिंग में ना कुछ टर्म्स हैं जो यूज करते हैं, क्वेरी में कुछ जो हमारे टर्म्स मतलब क्वेरी करते समय कुछ हमारे पास टूल्स हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, क्वेरी करते हैं। तो हमारे कुछ टूल्स हैं जिसकी मदद से हम लोग क्वेरी करते हैं। तो पहले ये जानेंगे टूल्स के बारे में। तो नाम बस मोटे तौर पर जान लेते हैं कि हैमर होता है, मैलेट होता है, स्क्रॉबार होता है, स्क्रैपिंग स्पून होता है, जम्फर होता है, डीपर होता है, वेड्स होता है, टेम्पिंग रॉड होता है ना, प्राइमरी निडल्स होता है। इतने टूल्स की मदद से हम लोग क्वेरी करते हैं। तो अब जानेंगे मेथड ऑफ क्वेरिंग कि क्वेरिंग करने की कितनी विधियां हैं। तो हम बताएंगे क्वेरी करने की 4 विधियां हैं। पहला है डिगिंग या डिगिंग या एक्सकैवेटिंग मेथड, दूसरा वेड्जिंग मेथड, तीसरा हमारा जो है वो हिटिंग मेथड, और चौथा क्या है हमारा ब्लास्टिंग मेथड। बच्चों ये उन्हीं लोगों को क्लियर होगा जो लोग पढ़े होंगे। अगर आप भी पढ़े रहेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होता जाएगा कि हाँ बात तो सही है। तो ये 4 टाइप के मेथड होते हैं ना, डिगिंग, वेड्जिंग, हिटिंग और ब्लास्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिगिंग की। डिगिंग में क्या करते हैं, खुदाई, इसका छोटा सा नाम एक्सकैवेटिंग, मतलब ये स्मॉल स्केल पे किया जाता है मैनुअल टूल्स की मदद से, यानी साधारण टूल्स की मदद से ये स्मॉल स्केल पे खुदाई करने के लिए जो कम गहराई में जो हमारा रॉक उपस्थित होगा उसकी क्वेरिंग के लिए इसका यूज करते हैं ना। इसके बाद हमारा आ जाएगा वेड्जिंग मेथड। वेड्जिंग मेथड में क्या करते हैं ना कि रॉक होगा उस पर जगह जगह पे होल्स करेंगे, जम्फर से होल करेंगे, होल्स करने के बाद उस होल्स में वेड्स लगा देंगे। वेड्स लगाने के बाद उसको हैमर से पीटने पे रॉक में क्रैक्स आएगी और क्रैक्स को क्रॉबार के द्वारा क्रैक्स को अलग कर लेंगे। आए क्रैक्स में क्रॉबार डाल के उसको रॉक से अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा। और इसमें जो स्ट्रैटिफाई रॉक है उसी का क्वेरी करते, क्योंकि स्ट्रैटिफाई रॉक रहेगी ना तो क्या होगा ना कि परतों के रूप में अलग होती चली जाएगी। और कास्टली रॉक की भी क्वेरी वेड्जिंग मेथड से कर सकते हैं। लेकिन जो हीटिंग मेथड है ना ये उन्हीं रॉक के लिए उपयुक्त है
जिन रॉक में ताप सहने की क्षमता काफी कम होती है। तो हम ऐसे रॉक की क्वेरी करेंगे जिनकी ताप सहने की क्षमता कम हो। तो बात करेंगे कैसे करते हैं। तो क्या होता है कि रॉक होती है, रॉक के ऊपर कुछ मोटाई में हम लोग ईंधन भर देते हैं और ईंधन को आग लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आग जलती है तो नीचे हीट होता है और उसके नीचे टेम्परेचर कुछ और ऊपर कुछ और, इससे दोनों आपस में क्या होते हैं, चटक जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बैलास्ट के रूप में हमको प्राप्त हो जाते हैं और उसका यूज हम लोग रेलवे ट्रैक पे बैलास्ट के रूप में कर देते हैं। तो इस प्रकार की क्वेरी को हम लोग हीटिंग क्वेरी के नाम से जानते हैं। और हमारा लास्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा ब्लास्टिंग मेथड। तो ब्लास्टिंग करने के लिए हमारे पास होना चाहिए फ्यूज, एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर और LLR, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले ब्लास्ट करने से पहले हमारे पास कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल्स भी तो होने चाहिए, तब ना हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले बात करेंगे कि कैसे करते हैं। एक्सप्लोसिव मटेरियल हमारे पास है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लोसिव है जिनके बारे में हम जानेंगे कि किन किन मटेरियल से मिलकर वो एक्सप्लोसिव बना है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं ब्लास्टिंग करते कैसे हैं। तो जिस जगह पे या जिस इलाके में ब्लास्टिंग करना होता है वहां पे 200 मीटर में रेड अलर्ट कर देंगे। किसी भी जानवर या जंतुओं का या आदमी का या मानव का प्रवेश वर्जित रहेगा। जगह जगह पे 10 होल्स बनाएंगे और होल्स को क्लीन करेंगे। इसके बाद होल्स को चार्ज करेंगे। इसके बाद उसमें फ्यूज डालेंगे। फ्यूज डालने के बाद चार्ज मतलब वही एक्सप्लोसिव भरना। इसके बाद टेम्पिंग। इसके बाद फ्यूज डाल देंगे। फ्यूज डालने के बाद उसको फायर कर देंगे। जैसे ही आग लगाएंगे ब्लास्ट होगा और हमको स्टोन मिल जाएगा। तो ये तो हमारा प्रोसीजर रहा ब्लास्ट करने का। लेकिन अब जानते हैं ना कि इसमें जो हमारा एक्सप्लोसिव है कौन कौन सा एक्सप्लोसिव है। तो उससे पहले जान लेते हैं कि फ्यूज क्या होता है। फ्यूज कपास के रेशों से बना होता है, जिनमें कि चारकोल का प्रलेपन करके या गन पाउडर के साथ चारकोल कोल तार का प्रलेप करके बनाया जाता है। कोल तार का प्रलेपन करके बनाया जाता है। ये क्या करता है ना, ये विस्फोट कराने से पहले आपको सुरक्षा यानी टाइम प्रदान करता है ताकि आप सेफली किसी इस जगह पे पहुंच जाए, सेफ्टी प्रदान करता है। और जो फ्यूज की जो जलने की दर होती है वो 60 सेंटीमीटर प्रति मिनट होती है या 10 mm प्रति सेकेंड होती है। किसकी? फ्यूज की जलने की जो दर होती है। इसके बाद हमको बात करना है तुरंत, जैसे फ्यूज के बाद तो हमको बात करना है डेटोनेटर का। डेटोनेटर क्या होता है? ये एक बेलनाकार ट्यूब होती है जिसका एक सिरा बंद होता है और दूसरा सिरा खुला होता है। एक सिरा बंद और दूसरा सिरा खुला होता है। ये विस्फोट कराने में सहायक होता है। इसका जो यूज करते हैं वो डायनामाइट जैसे अच्छे विस्फोट के साथ इसका यूज करते हैं। तो जो इसका डायमीटर होता है ना वो 5 mm to 6 mm होता है। किसका डायमीटर? डेटोनेटर का जो डायमीटर होता है वो 5 to 6 mm होता है। जो इसका लेंथ होता है ना वो होता है 25 mm। तो ये तो बस कुछ नहीं है यार, डेटोनेटर बस ये जान जाओ कि एक्सप्लोसिव को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए करते हैं। और इस डेटोनेटर में ना 6 mm to 9 mm मरकरी के ग्रेन्स भर देते हैं। मरकरी के ग्रेन्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े मरकरी के भर देते हैं ताकि ये क्या करे ना, ये विस्फोट को ना और ज़्यादा इफेक्टिव बना सके। इतना हम लोग जाना। अब इसके बाद हम लोग को जानना है, फ्यूज जान लिया, डेटोनेटर जान लिया। अब इसके बाद हमको जाना लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्या करता है ना, एक्सप्लोसिव की मात्रा ज्ञात करता है। एक्सप्लोसिव की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव यानी एक्सप्लोसिव की मात्रा को बताता है। तो कुछ नहीं है, जगह जगह पर जहाँ पे रॉक मतलब जब भी तो बताएंगे कि रॉक में बनाए गए होल्स के चारों तरफ की वह मिनिमम से दूरी, वह कम से कम दूरी जहां से धुआं को निकलने के लिए कम से कम अवरोध उत्पन्न हो, उसी मिनिमम दूरी को क्या बोलते हैं? LLR, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इतनी बात क्लियर है। देखो, अगर इतना क्लियर सबको होना चाहिए और बिल्कुल इसमें कुछ खास नहीं है। देखो एकदम टॉपिक वाइज तुम्हारे जो नोट्स बुक हैं उसी तरह से हम लेके चल रहे हैं, जैसे जैसे पढ़ाया गया सीक्वेंस में सेम उसी तरह से आप काफी खोल के बैठ रहे हैं, देखते रहें, आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। और इसको आपको भी याद करना होगा, ऐसे ही थोड़ा आ जाएगा। चले आए हम उठा के, थोड़ा मेहनत करो तब तो आएगा।
तो हम लोगों ने जाना, अब मेन रह गया हमारा एक्सप्लोसिव के बारे में जानना। किसके बारे में? एक्सप्लोसिव। अच्छा, विस्फोट कराएंगे तो उसमें जो एक्सप्लोसिव भरते हैं, तो कुछ यहाँ पे एक्सप्लोसिव दिए गए हैं उनके बारे में, या उनको किन किन मटेरियल से मिलके बनाया जाता है वो एक्सप्लोसिव, तो जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं गन पाउडर। गन पाउडर क्या है? एक्सप्लोसिव है। गन पाउडर या ब्लास्टिंग पाउडर, गन पाउडर या ब्लास्टिंग पाउडर दोनों एक ही, मतलब गन पाउडर को ही ब्लास्टिंग पाउडर या ब्लास्टिंग पाउडर को ही गन पाउडर के नाम से जाना जाता है। जो गन पाउडर होता है ना, उसमें साल्ट पीटर होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, जिसकी मात्रा होती है ना वो 60 से 65% होती है। यानी किसकी? साल्ट पीटर या पोटेशियम नाइट्रेट। इसके बाद इसमें होता है सल्फर, इसके बाद इसमें होता है चारकोल पाउडर। तो हम लोग जानना है कि ब्लास्टिंग पाउडर में साल्ट पीटर या पोटेशियम, साल्ट पीटर या पोटेशियम नाइट्रेट या सल्फर हो गया, या फिर चारकोल पाउडर, ये तीनों से मिलके हमारा क्या बनता है? ब्लास्टिंग पाउडर। इसमें जो 60 से 65%, क्या 60 से 65%? क्या साल्ट पीटर 60 से 65%, वहाँ पे लिखे होंगे आप लोग, बस मैं मोटे तौर पर लेके चल रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। और जिसमें इसमें सोडियम जो साल्ट पीटर या या पोटेशियम नाइट्रेट या सल्फर जो होता है 10 से 15। इसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे चारकोल पाउडर। चारकोल पाउडर 20 से या 15 से 20%, इतने से मिलके हमारा बना होता है गन पाउडर। इसके बाद हम तुरंत बात करेंगे डायनामाइट का। जो डायनामाइट में होता है नाइट्रोग्लिसरीन होता है, नाइट्रोग्लिसरीन और फाइन सैंड। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ना 75%, और जो गन पाउडर नाइट्रोग्लिसरीन और फाइन सैंड, नाइट्रोग्लिसरीन और फाइन सैंड से मिलकर जो बनेगा ना उसको बोलते हैं डायनामाइट। लेकिन जो जिलेटाइन होता है ना, ब्लास्टिंग जिलेटाइन, वो भी नाइट्रोग्लिसरीन तथा गन कार्टन से मिलकर बना होता है। जो गन कार्टन की मात्रा होती है यहाँ पे 7% होती है, 93% नाइट्रोग्लिसरीन होता है। लेकिन यहाँ पे डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो 75% होता है, लेकिन जो यहाँ पे होता है फाइन सैंड वो 25% होता है। तो 3 टाइप के हम लोग एक्सप्लोसिव जाने, क्या जाने? ब्लास्टिंग पाउडर, डायनामाइट, और क्या? एक हमारा ब्लास्टिंग जिलेटाइन। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे गन कार्टन की नाम लिए तो आप सोचिए गन कार्टन क्या? गन कार्टन कुछ नहीं, कपास के रेशे को नाइट्रिक एसिड में या नाइट्रिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में डुबाकर ठंडे अवस्था में किसी ब्लॉक या स्टिक में भर के बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं गन कार्टन। ठीक, गन कार्टन। अब बात करेंगे रॉक का। स्मोक लेस एक्सप्लोसिव है, जिसमें धुआं नहीं उठता है, पानी के भीतर इसका यूज करते हैं। पानी के भीतर अगर ब्लास्टिंग करवाना हो तो रॉक का यूज करें। रॉक में क्या होता है? नाइट्रोबेंजोल होता है ना, नाइट्रोबेंजोल, रॉक क्लोराइड होता है। 79% पोटेशियम क्लोराइड होता है, 79% पोटेशियम क्लोराइड होता है। इसके बाद नाइट्रोबेंजोल जो होता है वो 21% होता है, नाइट्रोबेंजोल से मिलकर बना होता है। इसमें 2 प्रकार के मटेरियल्स से मिलकर रॉक बनाता है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट और नाइट्रोबेंजोल, पोटेशियम नाइट्रेट और नाइट्रोबेंजोल। इसके बाद हम लोग को तुरंत बात करना है रॉक के बाद कार्डाइट का। कार्डाइट जो होता है, कार्डाइट होता है जिलेग्नाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन तथा नाइट्रोसेल्यूलेज से मिलकर बना होता है। ये भी पानी के भीतर ही यूज करते हैं इसका भी। तो हमारा हो जाएगा कार्डाइट। इसके बाद हमारा कार्डाइट के बाद आ जाएगा जो लूथोफैक्टर है ना, सुरंग बनाने में किया जाता है। लूथोफैक्टर का यूज सुरंग बनाने में करते हैं। कार्डाइट हो गया। अच्छा, उसमें एक रह गया था क्या कोई? हाँ, जिलेग्नाइट में क्या होता है? जिलेग्नाइट में कुछ नहीं होता है, ब्लास्टिंग जिलेनाइट होता है। ब्लास्टिंग जिलेनाइट और एब्जॉर्बिंग मटेरियल होते हैं, ये याद कर लेना। ब्लास्टिंग जिलेग्नाइट यानी जो जिलेटाइन होता है ना, उसमें ब्लास्टिंग जिलेटाइन होता है, ब्लास्टिंग जिलेटाइन होता है। ब्लास्टिंग जिलेटाइन उधर हम लोग पढ़े थे, ब्लास्टिंग जिलेटाइन कैसे बनता है? ब्लास्टिंग जिलेटाइन कैसे बनता है? ब्लास्टिंग जिलेटाइन में कौन कौन से मटेरियल होते हैं? याद करो, इसीलिए याद करोगे तब आएगा। अरे ग्लिसरीन बताए थे, नाइट्रोग्लिसरीन और गन कार्टन।
नाइट्रोग्लिसरीन और गन काटन से मिलकर बनता है, जो बना बनता है ब्लास्टिंग जिलेटाइन। लेकिन यहाँ पे जब जिलेटाइन की बात आएगी तो यहाँ पे ब्लास्टिंग जिलेटाइन प्लस एब्जॉर्बिंग मटेरियल से मिलकर बनता होता है। और इसके बाद एक लास्ट हो जाएगा लूथोफैक्टर, सुरंग बनाने में यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग तुरंत यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हो गया रॉक, यानी अब मान लो कि क्वेरी कर लिए, क्वेरी के मेथड भी जान गए, अब हमको रॉक प्राप्त हो गया। तो जब रॉक प्राप्त हो गया तो अब रॉक के बारे में, अब इसका भी ड्रेसिंग भी हम लोग कर लिया, सीजनिंग भी कर लिया ना, ड्रेसिंग, सीजनिंग, क्वेरी करिया, ड्रेसिंग किया, सीजनिंग किया। अब इस 6 से 12 मंथ सीजनिंग हो गया। तो अब इसके बारे में हम लोग टेस्ट करेंगे। कौन कौन से टेस्ट करेंगे उसका बस नाम बता दे रहे हैं। कंप्रेसिव टेस्ट करेंगे, ट्रांसवर्स टेस्ट करेंगे। ट्रांसवर्स टेस्ट क्यों करते हैं? फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए। इसके बाद टेंसाइल टेस्ट करेंगे, इसके बाद शियर टेस्ट करेंगे, इसके बाद अट्रिजन टेस्ट करेंगे, अब्रेजन टेस्ट करेंगे ना, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे, एसिड टेस्ट करेंगे, फ्रीजिंग टेस्ट करेंगे, थाविंग टेस्ट करेंगे, फ्रस्ट, इतने टेस्ट करेंगे। अब सब टेस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, तो वो हम मोटे तौर पे बताते चलेंगे कौन कौन से टेस्ट, कैसे टेस्ट करते हैं, सबका IS कोड के साथ ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले अब हम लोग यहाँ तक कर लिए तो ड्रेसिंग, सीजनिंग, तो सीजनिंग हमेशा याद रखना 6 से 12 मंथ के लिए किया जाता है। ठीक, आगे चलें। आपको ज़्यादा बुक में देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, कान में ईयरफोन लगाओ और बस सुन लो। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ तक, हमको जब स्टोन प्राप्त हो गया ना, तो अब थोड़ा सा डिमेरिट्स जान लेते हैं कि डिटोरिएशन ऑफ स्टोन, यानी स्टोन का क्षय होना, मतलब किन किन कारणों से स्टोन जो है कि का क्षय होता है ना। तो हम कह सकते हैं अल्टरनेट वेटिंग के कारण। मतलब अल्टरनेट वेटिंग मतलब मान लो कभी बारिश हो गया, कभी धूप हो गया ना, तो इस प्रकार भी स्टोन का हमारा क्या होता है? क्षय होता है। मतलब अचानक टेम्परेचर का बढ़ना घटना, तो इसमें टेम्परेचर भी हो जाए। वेजिटेबल्स मैटर्स आ जाएंगे, वेजिटेबल्स मैटर या ऑर्गेनिक मैटर। मतलब वेजिटेबल्स मैटर, मान लो कोई स्टोन है, स्टोन में पेड़ पौधे के जड़ें निकल आना ना, पेड़ पौधे, छोटे छोटे घास से, इस सब से भी क्या होता है? डिटेरियोरेशन यानी स्टोन का क्षय होना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं स्टोन का क्षय होना यानी डिटेरियोरेशन, यानी स्टोन का क्षय होना, ये हमारे अल्टरनेट वेटिंग के कारण हो सकता है, यानी अचानक भीगने और सूखने से, टेम्परेचर के बढ़ने घटने से। तो दूसरा हेडिंग हो जाएगा टेम्परेचर। और तीसरा हो जाएगा हमारा वेजिटेबल्स मैटर, यानी पेड़ पौधे के जड़े जो रॉक में या चट्टान में निकल आते हैं, उससे भी इसका क्षय होगा। इसके बाद कह सकते हैं अचानक उससे भी क्षय होगा, फ्रीजिंग, फ्रस्ट, एक्शन। इस प्रकार से हमारे स्टोन का क्षय होता है। यानी क्या क्या होता है? अल्टरनेट वेटिंग, वेजिटेबल्स मैटर, टेम्परेचर के बढ़ने घटने से न, फ्रस्ट एक्शन में हमारा आ जाएगा फ्रीजिंग एंड थाविंग, मतलब बर्फ जमने तथा पिघलने से न, फ्रस्ट एक्शन। इसके बाद और कैसे क्षय होगा? इतने प्रकार से हमारे स्टोन का क्षय होता है। लेकिन अब स्टोन का क्षय होता है, अब इससे बचाने के लिए हमको क्या प्रिजर्वेशन अपनाना चाहिए? तो हमको होना चाहिए कोर ताल का प्लेरेपन कर दे, या फिर पॉलिश कर दें, या फिर पेंट कर दे, या नैप्था एलम का घोल पे उस पर क्या कर दें? लेयर बना दें, जिससे कि वाटर एटमॉस्फेयर का इफेक्ट जो है कि सहने के लिए सक्षम हो जाए ना। एलम और का घोल बना के प्रलेपन कर दे। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? इसके क्षय को बचा सकते हैं, ये प्रिजर्वेशन में हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट ऑफ स्टोन का टेस्ट अब स्टार्ट करेंगे कि स्टोन का टेस्ट करेंगे। कौन कौन से टेस्ट, वो पीछे हम लोग को बताया था कौन कौन से टेस्ट हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे टेस्ट हम लोग करेंगे और उसके बारे में थोड़ा जानें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्रेसिव टेस्ट। कंप्रेसिव टेस्ट कैसे करेंगे? कंप्रेसिव टेस्ट जैसे ही आएगा तो यूनिवर्सल मशीन से करते हैं। कंप्रेसिव टेस्ट किससे करते हैं? यूनिवर्सल मशीन से। अब क्या होता है कि एक इसमें जो सेव लेते हैं ना, फिक्स होता है बेटा, यहाँ पे सब कुछ फिक्स है कि इतने पे टेस्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग अनुमान लगा लेंगे। तो इसमें जो इसका सेव होगा ना, स्टोन का जो सेव होगा क्यूबिकल होना चाहिए। इसका जो साइज होगी 50 × 50 × 50 का, ठीक। और इस पर जो रेट ऑफ लोडिंग होगी ना 140 kg सेंटीमीटर प्रति मिनट होगी। जो इस पे जो लोड लगेगा ना वो 140 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, 140 kg सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट होगी।
इतने से हम लोग लोड लगा के देखेंगे। अब यूनिवर्सल मशीन है, उसमें हम लोग स्टोन डाल दिए और जितने लोड पे वो फेल हो जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ हमको पता चल गया कि जिस लोड पे वो फेल होगा, तो यानी जिस लोड पे फेल होगा तो ऊपर लिख देंगे फेलियर लोड अपॉन एरिया। एरिया क्या 50 × 50 × 50। ठीक, अब ऐसे हमको इसका क्या पता चल जाएगा, स्ट्रेंथ पता चल जाएगा ना, इसका स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। तो हाँ, इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है ना, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसका जो IS कोड है वो IS कोड है 1121 पार्ट 1। 1121 पार्ट 1 के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। इसके बाद तुरंत हम लोग बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बाद क्या और कौन से बात टेस्ट, ट्रांसवर्स टेस्ट। ट्रांसवर्स टेस्ट क्यों करते हैं, या फ्लक्चरल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए। फ्लक्चरल स्ट्रेंथ मतलब बीम टाइप का कोई आकृति होगा, उसका कैसा फ्लक्चरल जो वैसे हो रहा, उस लोड को ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो रहा है बारिश की वजह से, जो हमारी साउंड है शायद क्लियर ना हो, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा और पास होकर बोलने की कोशिश करते हैं। तो जो यहाँ पे हमारा कौन सा टेस्ट, ट्रांसवर्स टेस्ट था, इसको करना है। तो इसका जो कोड है ना बेटा, वो भी 1121 है पार्ट 2 के अनुसार। इसमें फ्लैक्चरर स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं। इसमें जो सेव होता है 50 × 50 × 200, जो 50 × 50 जो बीम के बाद 50 × 50 और 200 पूरा ये लेंथ रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो लोड लगाते हैं ना 2 kg न्यूटन, 2 kg न्यूटन प्रति मिनट, 2 न्यूटन प्रति मिनट लगाते हैं ना, लोड लगाते हैं। अब क्या करते हैं, लोड लगाएंगे तो यहाँ पे लोड लगा रहे हैं ना, तो जिस लोड पे फेल करेगा, क्या निकालना है यार, ट्रांसवर्स। तो यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे 3WL अपॉन BD स्क्वायर, 3WL अपॉन BD स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग इसका ज्ञात कर लेंगे। ठीक, और फ्लैक्चरल लोड करने के लिए ना कम से कम 2 से 3 सैंपल लेंगे। सैंपल में जो कि इसका एवरेज आना चाहिए वो 15% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जो इसमें एवरेज जो इसका फ्रैक्चर आना चाहिए वो 15% से अधिक नहीं आना चाहिए। अब इसके बाद सीधे हम लोग बात करेंगे किसका, टेंसाइल। टेंसाइल में क्या करेंगे, 1.2 रेशियो का डायमीटर के अनुसार हम लोग इसका वो बनाएंगे। अगर हाइट 1 तो डायमीटर इतना है, अगर डायमीटर 100 तो इसका जो हाइट होगा वो 200। 1.2 या 1 संबंध है 2 से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, मान लो 200, 100 और 200 का ले लिया, तो जिसका उसका डायमीटर पे उसका हम लोग लोड लगाएंगे। जिस लोड पे वो फेल होगा ना, तो जिस लोड पे फेल होगा तो वही हो जाएगा हमारा 2P अपान पाई DL, क्योंकि वृत्त है ना, पाई DL कितने एरिया पे। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग ये भी निकाल लेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग सीधे बात करेंगे शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ IS 1121 पार्ट 4 के अनुसार शियर स्ट्रेंथ करते हैं। शियर स्ट्रेंथ में क्या करते हैं, इसका एक फार्मूला है, जो फार्मूला है वो फार्मूले से ही सिर्फ डायरेक्ट रख देंगे, वहाँ पे शियर टेस्ट हो जाएगा। शियर टेस्ट, ठीक, शियर टेस्ट के लिए 2 पाई, शियर टेस्ट के लिए हमारा फार्मूला जो होगा वो P बाई मतलब जो लोड लगाया गया लोड है वो P बाई हमारा हो जाएगा P बाई 2 पाई R इंटू टी, 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 P बाई 2 पाई R इंटू टी। इस लोड से हम लोग चेक कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अभी आगे रह गया है, जो रह गया उसके बारे में हम लोग को पढ़ना क्या रह गया। जैसे अब यहाँ पे टेस्ट जब कर लेंगे ना, तो ट्रिजन टेस्ट रह गया है, फिर इसके बाद अब्रेजन टेस्ट रह गया। इतना टेस्ट पढ़ने के बाद तो शायद अब जो हम लोग बताए थे। अच्छा, एक चीज़ और, बिल्डिंग स्टोन का जो होता है ना, गुड बिल्डिंग स्टोन उसी को माना जाता है जिसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ना 1000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा, या फिर 100 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए, या फिर 100 न्यूटन mm से कम नहीं होना। क्या स्ट्रेंथ, वही गुड बिल्डिंग स्टोन है। और गुड बिल्डिंग स्टोन की जो वाटर एब्जॉर्प्शन, जो क्षमता है वाटर एब्जॉर्प्शन, वो 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ से हमारा स्टोन ख़त्म हो जाएगा। कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं, उसको हम लोग क्लियर कर देंगे कल।
तो उसमें क्या क्या रह गया उसके बारे में पहले बताया गया। जितने भी हम वहाँ पे उदाहरण में देखे थे ना इग्निशियस रॉक में कौन कौन से रॉक पाए जाते हैं, उन रॉक की स्ट्रेंथ क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है ना, जैसे ग्रेनाइट है तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है ना, या फिर उसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, इसके बारे में सारा हमारा यहाँ से खत्म हो जाएगा। मतलब एक तरह से मोटे तौर पे यहाँ से हमारा खत्म हो गया, जो कि टेस्ट हम लोग जान लिए। अच्छा यही पे बात कर लेंगे सीधे टेस्ट, सीधे बात कर लेते हैं ट्रिजन टेस्ट और इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट किस मशीन से? पेज इम्पैक्ट मशीन से। इम्पैक्ट टेस्ट पेज इम्पैक्ट मशीन से। इम्पैक्ट टेस्ट क्यों किया जाता है ना? टफनेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब टफनेस ज्ञात करने के लिए इम्पैक्ट टेस्ट करेंगे आप। इम्पैक्ट टेस्ट वो मशीन पे आपको पता चल जाएगा इम्पैक्ट टेस्ट कैसे टफनेस ज्ञात करेंगे। एक मशीन रहेगी ना, उस मशीन का नाम है पेज इम्पैक्ट मशीन। उसमें एनविल होगा, हैमर होगा, जो 2 किलो का हैमर होता है। स्टोन को रख देंगे, स्टोन का जो साइज होगा 25 × 25 का होगा, यानी 25 mm का होगा। वो हैमर को गिराएंगे 1 सेंटीमीटर से तो वहाँ पे 1 ब्लो हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर से गिराएंगे 2 बार, 2 ब्लो हो जाएगा। ऐसे 19 ब्लो से कम नहीं होना चाहिए। अगर 19 ब्लो आता है तो मतलब हमारा जो स्टोन है वो काफ़ी अच्छा है। उसका जो टफनेस है, वो काफ़ी अच्छा है। 0 और 17 मतलब 14 और 17 के बीच में है तो मीडियम है, और 0 और 5 के बीच में है तो बैड है ना। थोड़ा बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई इसलिए। अब इसके बाद तुरंत हम लोग बात कर लेंगे अब्रेजन टेस्ट। अब्रेजन टेस्ट क्या करते हैं ना, बियरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए या हार्डनेस ज्ञात करने के लिए आप अब्रेजन टेस्ट करते हैं। अब्रेजन टेस्ट क्यों करते हैं? बियरिंग रेजिस्टेंस या हार्डनेस। काफ़ी तेज बारिश हो रही है तो यहाँ पे आवाज़ थोड़ा क्लियर है, इसलिए यहाँ से आज का लेक्चर इतना है। बाय बाय, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आप लोग का दिन अच्छा हो और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से करते रहें। अरे यार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इसलिए हम यहाँ पे आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं बच्चों। ओके, लव यू।